स्वागत है आपका फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया कोल्हापुर में, जहां पे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कोल्हापुर निकल पड़ा है प्रगति की राह पर। विपिन, हमने देखा कि हिस्टोरिकली कल्चरली तो कोल्हापुर बहुत आगे है ही, लेकिन इस एक घंटे में हम बात करेंगे उन चैलेंजेस के बारे में जिनको ओवरकम करके कोल्हापुर बन जाएगा भारत का भविष्य का शहर। बिल्कुल, फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में हमारी यही कोशिश होती है कि हम देश भर के उन शहरों की पहचान करें जिनमें वो पोटेंशियल है, जिनमें वो ताकत है, जिसके दम पे वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। देश का तो यहाँ पर उत्थान होगा ही होगा, लेकिन खुद अपने भविष्य को भी संवार सकते हैं। और ऐसा ही शहर इस बार हमने लिया है, महाराष्ट्र का कोल्हापुर, जिसे आप कोल्हापुरी चप्पल और वहाँ की वेज कोल्हापुरी यानी वहाँ के डिशेस क्यूजिन्स के लिए तो जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ और है इस शहर के अंदर जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो जरूर कोल्हापुर आपको बहुत पसंद आएगा। तो स्वागत करते हैं हम, हमारे साथ कुछ खास मेहमान है आज इस शो पे बात करने के लिए कोल्हापुर के बारे में। सतेज डी पाटिल राज्य मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। इसके अलावा हमारे साथ है गिरीश रायबागे, प्रेसिडेंट है क्रेडाई कोल्हापुर के। साथ ही हैं सतीश चौहान साहब जो कि चेयरमैन है चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, और हमारे साथ हैं प्रताप थोराट जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कोल्हापुर से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में। पहला सवाल थोराट जी आपसे ही लेते हैं। आप पत्रकारिता कर रहे हैं लंबे वक्त से और कोल्हापुर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसका प्लस भी जानते हैं, उसका माइनस भी जानते हैं। फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया, जैसा हमने कहा कि एक ऐसे शहर की तलाश हम करने की कोशिश करते हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में उसमें तो योगदान देगा, लेकिन साथ में अपनी भी प्रगति करेगा, अपने लोगों की भी प्रगति करेगा। तो एज ए कोल्हापुर हमारा सिलेक्शन कितना सही है? आपको लगता है कि इसमें वो बात है कि ये फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया बन सकता है? बहुत ही आपका सिलेक्शन अच्छा है, इसके लिए मैं आप दाद देता हूँ। कोल्हापुर तो महाराष्ट्र की पुरोगामी विचार की राजधानी है। जो राजर्षि शाहू महाराज ने जहाँ वहाँ जो पुरोगामी विचार का इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, कोल्हापुर को पूरा बनाया, कुछ नहीं था। और वो उन्होंने जो उनका जो विजन है वो 125 साल पहले उन्होंने किया। जो जिन रिफॉर्म्स के बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते थे वो राजर्षि शाहू महाराज ने किया, वो उनका क्रिएशन है। लेकिन आज के कोल्हापुर में हम देखें तो राजर्षि शाहू महाराज की जो विचारधारा है वो थोड़ा भूल गए, क्या ऐसा संदेह लगता है। ये थोड़ा बुरा नहीं है, बुरा है। दूसरी बात है कि शहर तो बढ़ेगा, शहर का जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो जैसे शाहू महाराज का विचार था, लेकिन जो उनका ड्राइव था, इनिशिएटिव था, वो मुझे इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ का सुएज देखिए, अगर कोल्हापुर में देखेंगे आप तो वहाँ के शुगर इंडस्ट्री है, पूरे भारत का 5% से ज़्यादा गन्ना अकेले कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। दूध, बम्बई को दूध पिलाने वाला तो शहर है कोल्हापुर, अपने लिए नहीं बनाता, पूरी बम्बई के लिए दूध। ये शहर में मोलासेस होता है शुगर इंडस्ट्री से, वो तो पंचगंगा नदी में जाता है। और दूसरी बात है कि सुएज भी इरप्ट हो जाता है नदी में। तो कोल्हापुर में जैसे कि समर सीजन आएगा तो जॉन्डिस तो है ही वहाँ, इतना हिल्दी कोल्हापुर जैसी क्लाइमेट तो महाराष्ट्र में कहीं नहीं है, लेकिन ये जॉन्डिस वाला शहर हो गया है। ये पहचान है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। उसका इतिहास है, इतिहास जो है इतिहास आगे लेकर जाना चाहिए। इतिहास से भी राजर्षि शाहू महाराज के ने जो भी फाउंडेशन बनाया है उसके गर्व आना चाहिए। हमने जो बनाया वो तो लोग वो नजर नहीं आ रहा है, ये दुख की बात है। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम चैलेंजेस की बात तो करेंगे ही, लेकिन पाटिल जी आपको यहाँ चर्चा में मैं अब जोड़ना चाहूंगी। कोल्हापुर की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपसे मैं पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे अहम इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने लैंडमार्क के तौर पे काम किया है और कोल्हापुर को वो बनाया है जो वो आज है? नहीं, निश्चित स्वरूप से थोराट जी ने कहा वो सही बात है। शाहू महाराज जी ने कोल्हापुर को एक नया इतिहास दिया है और एक पूरे देश में कोल्हापुर का नाम एक अलग तरह से सोशल रिफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। अभी 21वीं शती में जो पुराने प्रॉब्लम्स थे वो बढ़ गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गए हैं, जो गन्ने की बात कर रहे हैं, शुगर फैक्ट्रीज बढ़ रही है, और अभी ये पूरे देश में नदियों की प्रदूषण एक समस्या पूरे देश की है, बिल्कुल सिर्फ कोल्हापुर की है ऐसी नहीं है, सभी जगह है। तो अभी काफ़ी प्रयोजन हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। आज आपने देखा गया तो देश में या राज्य में पॉलिसीज़ नहीं थी कि जिनके माध्यम से ये पोल्यूशन रोका जा सके।
लेकिन पिछले 5 सालों में पोल्यूशन रोकने के लिए विशेष निधि दिया जा रहा है। आज कोल्हापुर में भी पंचगंगा का प्रदूषण एक अहम मुद्दा है। इसके ऊपर हम करीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करके अभी ईटीपी प्लांट्स लगा रहे हैं, एसटीपी प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से इन नदियों का प्रदूषण बदले। कोल्हापुर को पहले से ही एक संघर्षमय जिला माना गया है और इसको देखने का नज़रिया काफ़ी तरफ से अलग रहा है, लेकिन पिछले 5-10 साल में हमें वो नज़रिया बदला है। काफ़ी मायने में केंद्र से हो, राज्य से हो, निधि अभी कोल्हापुर में आ चुका है। आज जिस जॉन्डिस की हम बात कर रहे हैं वो उसकी वजह है हमारा पंचगंगा प्रदूषण। इसीलिए हमने कोल्हापुर के लिए कालम्मावाड़ी जो हमारा डैम है उसके माध्यम से 425 करोड़ की एक योजना सैंक्शन की है कि जिसके माध्यम से सीधा पानी, प्रदूषण मुक्त पानी अभी इस कोल्हापुर शहर को भविष्य काल में मिलेगा। तो ये नागरीकरण बढ़ने की वजह से जो समस्या आज कोल्हापुर सह रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश हर माध्यम से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए शाहू महाराज जी का वारसा है। उन्होंने 1902 में, आज शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, हम उसको एक्ट बनाया, लेकिन आज 1902 में प्राथमिक शिक्षा कंपलसरी करने का रूल उन्होंने अपने राज्य में बनाया था। तो ये इतिहास हमारे पास है और इस इतिहास के माध्यम से कोल्हापुर आज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, समस्या हर शहर में रहती है, नागरीकरण की बढ़ाव की वजह से समस्या रहती है, लेकिन उसको खत्म करने की, समाप्त करने की कोशिश राज्यकर्ता होने के नाते से हम निश्चित स्वरूप से कर रहे हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर दे रहे हैं। इनके एग्जीक्यूशन पे भी बात होगी आपसे, लेकिन वो सवाल आगे लेंगे। लेकिन यहाँ पर सतीश चौहान साहब आपके पास आते हैं। आपकी चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है कोल्हापुर के अंदर, और ख़ासतौर पे अगर उन सारी अलग अलग ग्रुप कंपनीज़ है, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोसेसिंग है, उसमें आप खासतौर पे काम कर रहे हैं। तो पहले तो यही जानना चाहेंगे, जैसा अभी थोराट साहब ने भी कहा कि मुंबई को तो दूध पिलाने का काम जो है कोल्हापुर ही करता है, तो अभी तक हम एक आणंद का नाम सुनते आते हैं। अगर देश में कहीं भी पूछें तो गुजरात का नाम सामने आता है। तो क्या इस शहर में वो पोटेंशियल है कि एक दिन आणंद की तरह ये कोल्हापुर भी अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए पहचाना जाएगा? डेफिनेटली सर, आप अगर देखेंगे, अगर बॉम्बे में सबसे ज़्यादा अगर दूध कहाँ से आता है तो आनंद से आता है, ऐसा लगता है, क्योंकि आप अमूल का ब्रांड नेम हो चुका है, तो अमूल का ब्रांड आप सुनते हो। लेकिन बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ 2 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध लगता है और वो सिंगल एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। आपने देखा तो लास्ट 50 ईयर्स से गोकुल, वारणा और हमारा प्रतिभा, बहुत सारे ऐसे कोल्हापुर के ब्रांड है जो यहाँ पिछले 25-30 साल से यहाँ दूध सप्लाई कर रहे हैं। कोल्हापुर इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर सिटी है, क्योंकि वहाँ अभी साहब ने बताया, पाटिल साहब ने, कि शाहू महाराज जी ने जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, उस टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, तो हम अभी क्या करते हैं कि हर एक गांव में या बड़े बड़े एक इलाके में एक वाटर रिजर्वायर बनाते हैं। लेकिन शाहू महाराज जी ने उस टाइम में हर एक विलेज में एक छोटा सा, उस विलेज का जितना कंजम्पशन है, उस विलेज की जितनी नीड है, उतना एक छोटा छोटा डैम हर एक विलेज में बनाया। बिकॉज ऑफ दैट एक कोल्हापुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट में कभी सूखा नहीं पड़ा। सूखा पड़ा तो वो बारिश की, एक्सेस बारिश की वजह से पड़ा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कोल्हापुर एक दूध उत्पादन और शुगर उत्पादन में वैसे महाराष्ट्र में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन सिर्फ एक बात है, कोल्हापुर में इंटेलिजेंसी की भी कम नहीं है। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत सारे उद्योजक हैं। कोल्हापुर में बेसिक समस्या ये है कि एक ब्रांडिंग होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट को, वो कोल्हापुर के कोई उद्योजक ने किया नहीं और वो हो नहीं सका। दूसरी बात यह है कि कोल्हापुर में नेचुरल रिसोर्स बहुत है, पानी की कुछ कम नहीं है। अभी साहब ने बताया, सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी समस्या है। वो नॉट ओनली कोल्हापुर, वो तो समस्या पूरे महाराष्ट्र को सता रही है। इसलिए बीच में आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग कर्नाटक में शिफ्ट हो रही है। लेकिन अगर आपने पॉलिसी देखी, जो कागज़ पे पॉलिसी है, वो कंपेयर टू ऑल स्टेट्स महाराष्ट्र की पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे बेटर और बेस्ट है। बट उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया आज तक।
आपने अगर देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अभी अभी रिसेंटली नारायण राणे साहब ने अभी दिया है, उस पॉलिसी में साफ है कि आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड या इंडस्ट्रियल लैंड परचेस कर सकते हो, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको पूरी स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसको एग्जम्पशन है, वैट सब्सिडी है फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, उसके बाद एक्साइज, स्टेट एक्साइज एग्जम्पशन है, ये सब एग्जम्पशंस है। बट एक इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अपने अप्लाई किया किसी भी चीज़ के लिए तो उसका फाइल प्रोसेस नहीं होती है। अभी रिसेंटली एक मैं आपको बताता हूँ, PSI 7 में एक स्कीम है कि 5% इंटरेस्ट सब्सिडी है जो कोई भी SSI यूनिट को। मेरा एक यूनिट है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, अभी उसका टर्म लोन मैंने लिया था 2008 में, अभी वो 100% पे ऑफ हो चुका, अभी तक मेरी सब्सिडी जो इंटरेस्ट सब्सिडी वो सैंक्शन नहीं हुई। मेरी गवर्नमेंट से और यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको कोई एक तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर वो तरीका अपनाया तो कोल्हापुर और महाराष्ट्र बहुत बड़ा बन सकता है और इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है। बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों पर हम पाटिल जी की भी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल गिरीश जी आपसे बात करना चाहूंगी मैं। विपिन, आप वहाँ पे गए थे, आप कोल्हापुर जाके आए हैं, तो जाहिर तौर पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों का। गिरीश जी, आपका क्या कहना है यहाँ पर? रिसेंट डेज में काफ़ी कोल्हापुर में प्रॉपर्टी प्राइसेस में बढ़त आई है। जैसे देखेंगे तो 2005 से लेके 2011-12 तक प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ी थी कोल्हापुर में। उसका मेन रीज़न एक ऐसा है कि कोल्हापुर का अगर जोग्राफिकल एनालिसिस किया जाए तो कोल्हापुर के वेस्ट और साउथ साइड से पंचगंगा रिवर फ्लो होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा फ्लड जोन बन गया है और सिटी लिमिट उसके आगे नहीं जा सकता, उसके लिए थोड़ी लिमिटेशंस है। इसकी वजह से लैंड पार्सल्स जो है वो थोड़े लिमिटेड अवेलेबल है, वही रिसोर्स हमें यूज़ करना पड़ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सिटी के अंडर प्राइसेस बढ़ रही है। फॉर्चुनेटली थोड़ा प्राइसेस अभी स्टैग्नेंट हो गई है, लेकिन अगर हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग की, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं कोल्हापुर के रियल एस्टेट प्राइसेस बाकी के कंपेरेबल सिटीज़ के साथ, तो थोड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइसेस अगर चाहिए तो सिटी लिमिट अगर बढ़ जाए, बहुत सालों से हम देखते आ रहे, कोल्हापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना 1972 में, उस वक्त मेरे ख्याल से कोल्हापुर का सिटी लिमिट था 67 स्क्वायर किलोमीटर से समथिंग। आज तक उसमें 1 इंच भी बढ़ा नहीं है, आज भी वो 66 या 67 स्क्वायर किलोमीटर ही है। बहुत सालों से हम ये परस्यू कर रहे हैं, कोल्हापुर का सिटी लिमिट थोड़ा बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट पॉलिटिकली देखिए, हम पॉलिटिकली भी हम उस बारे में बात कर रहे हैं। हमारा हर बार गवर्नमेंट के सामने यही इशू रहता है कि आप सिटी लिमिट बढ़ाओ। दूसरा एक मेजर डिसएडवांटेजेस रिसेंट डेज में हम देख रहे हैं कोल्हापुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा अभी प्रताप जी ने और सतीश जी ने बताया कि कोल्हापुर की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, लेकिन जो मैं लास्ट 2 या 3 डिकेड से देख रहा हूँ, कोल्हापुर की इकोनॉमी चेंज हो गई है। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हो गया है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे आ गए हैं, इंजीनियरिंग यूनिट से, टेक्सटाइल यूनिट से, शिरोली, गोकुल छिरगांव, कागल, 5 स्टार MIDC 3 MIDCs बने, इंडस्ट्रियल एरियाज बने हैं। आगे अगर वहाँ पे और 1-2 इंडस्ट्रियल एरियाज आ जाते, MIDCs आ जाती है, तो और इंडस्ट्रीज़ के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, बढ़ सकता है। फॉर्चुनेटली वी हैव गुड पीपल, अच्छा टैलेंट है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से अच्छा रॉ मटेरियल आ रहा है, IT के लिए भी एक अच्छा वहाँ पे वातावरण है। तो थोड़ा एक सिटी लिमिट बढ़ना ज़रूरी है और मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा और होना चाहिए। तो मुझे लगता है कविता यहाँ पर बातचीत के काफ़ी वर्टिकल्स खुल गए हैं। जैसे चौहान साहब ने कहा कि अच्छा है सब कुछ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्लियरेंसेस को लेकर, एग्जीक्यूशन को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर, और जैसा सिटी लिमिट एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं जो अब आ गए हैं सामने। तो यहाँ पर मंत्री जी भी हमारे साथ हैं, उनसे ये सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया कोल्हापुर, जहां पर बात हो रही है कोल्हापुर के बारे में, उसके पोटेंशियल को जानने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही उन समस्याओं पर भी अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं जहां पर अगर सुधार हो तो शहर और बेहतर बन सकता है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। तो यहां पर ब्रेक से पहले हमने कई मुद्दे उठाए, कई बातचीत में पॉइंट्स निकल कर आए। इंडस्ट्री की बात हुई, काफ़ी है वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा छोटे बड़े यूनिट्स हैं, लेकिन जब बात पॉलिसी एग्जीक्यूशन की आती है तो शायद थोड़ी सी कमियां हैं। सिटी लिमिट्स की बात की हमने, वहाँ के रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वहाँ पर भी कुछ एक सवाल उठ के आते हैं। लेकिन यहाँ पर पाटिल साहब, पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसा यहाँ पे चौहान साहब ने भी कहा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब थोड़े से पॉलिसी एग्जीक्यूशन की बात आती है तो एक जो फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए आपको इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, एक समस्या हम भी वहाँ गए तो हमने सुनी कि क्योंकि एक ऐसा शहर है जो बॉर्डर पर लगता है कर्नाटक की, गोवा की, तो चाहे टैक्सेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ और छोटे मोटे प्रॉब्लम है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो माइग्रेट हो रही हैं दूसरे राज्यों में जा रही हैं, चाहे वो थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए जा रही हो, चाहे फिर ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए। तो आपको लगता है कि एक तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, और जो मौजूदा लोग हैं वहां पर काम कर रहे हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक ईयर मिले, उनको उन पर ध्यान जाना चाहिए? नहीं, माइग्रेशन की बात चल रही थी। मैंने हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से उनसे मुलाकात भी की थी। उनको एक इलेक्ट्रिसिटी रेट के बारे में कुछ उनका एक कहना था। तो निश्चित स्वरूप में बीच में शासन ने इसका निर्णय लिया और इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इस महाराष्ट्र में सभी जगह कम करने का निर्णय लिया है। लेकिन आज तक आप देख चुके हैं कि आज कर्नाटक में जाने की बात हमारे कोल्हापुर के बॉर्डर के लोग कर रहे हैं। तो अगर कर्नाटक में इतना इंडस्ट्रियल वातावरण अच्छा है तो वहीं के लोग क्यों वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पाते? अगर पॉलिसीज़ अच्छी है, वहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा है, तो वहीं के लोग इंडस्ट्री बढ़ाओ क्यों दे रहे हैं? ये भी हमें सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा बहुत ठीक है, होता है सभी जगह, एक प्रेशर पॉलिटिक्स रहता है, तो उसके माध्यम से शायद इन लोगों ने कुछ कदम उठाए थे। लेकिन आज पूरा कहीं जाके लेके जाना और बैठना, आज आप देखेंगे पूरे देश में देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हाईएस्ट है। एफडीआई में आप देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में ज़्यादा हुई है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप देखेंगे तो कहीं भी किसी भी राज्य से तुलना की जाए तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री पॉलिसी काफ़ी लोगों को आकर्षित करती है। वैसे कोल्हापुर की स्थिति भी वैसी ही है कि कोल्हापुर में आज गोकुल शिरगांव एमआईडीसी है, शिरोली एमआईडीसी है, 5 स्टार एमआईडीसी हमने कोल्हापुर में एक बनाई है जहाँ पे करीबन 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। अभी नई एक हम विकासवाड़ी की एमआईडीसी की बात कर रहे हैं, पेट वडगांव में एमआईडीसी की बात कर रहे हैं। आप जब चाहते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ हो तो जो किसानों की ज़मीन हम लेना चाहते हैं उसके लिए भी कई कठिनाइयों को सामना हमें करना पड़ता है। आज नया कायदा केंद्र शासन ने पारित किया है जिसके माध्यम से किसानों को योग्य जो कीमत है वो निश्चित स्वरूप से अच्छी मिले, ये भी हम निर्णय इसमें ले रहे। तो ये सब नज़र रखते हुए आप कोल्हापुर की तुलना 2 टायर सिटीज़ को करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि निश्चित स्वरूप से कोल्हापुर काफ़ी प्रोग्रेसिव है। आज हम पूना और नासिक के साथ हमारी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि पूना और नासिक को मुंबई के नज़दीक होने का जो फ़ायदा मिला है वो कोल्हापुर को नहीं मिला। लेकिन आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में देखेंगे, आज एग्रीकल्चर हमारा बेस होते हुए भी फाउंड्री क्लस्टर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। केंद्र शासन ने करीबन 63 करोड़ इसके लिए मंजूर किए। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने इनिशिएटिव लिया और करीबन 63 करोड़ का फाउंड्री क्लस्टर हमें मंजूर किया। आज फाउंड्री का जो एक्सपोर्ट है वो करीबन 300 करोड़ का एक्सपोर्ट सिर्फ कोल्हापुर से आज बाहर जाता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि कोल्हापुर डेवलप नहीं हुआ, काफ़ी सालों से डेवलप हो रहा है, आगे भी डेवलप करने की कोशिश हम कर रहे हैं। एसएसआई के बारे में बात हुई, चौहान जी ने कहा कि पॉलिसीज़ अच्छी है। आज कोई भी महाराष्ट्र की पॉलिसीज़ पे बात नहीं करता। ठीक है, हर जगह रेड टेपिज्म हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ई गवर्नेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से लोगों को अभी सरकारी कचहरी में जाना ना पड़े, इसके लिए ई गवर्नेंस कर रहे हैं। आज हमारे राज्य में सिंधुदुर्ग जिला ऐसा जिला है कि वो पूरा 100% हम पेपरलेस जिला ई गवर्नेंस के माध्यम से यहाँ पे कर रहे हैं।
अभी मंत्रालय का भी कामकाज ई गवर्नेंस के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बदलाव जो 21वीं शती में उद्योजकों को अपेक्षित है वो करने की कोशिश निश्चित स्वरूप से हमारी चल रही है। गिरीश जी ने कहा कि सिटी लिमिटेशन का इशू, आज कोल्हापुर म्युनिसिपल लिमिट 40 साल से वैसे के वैसे है। कोल्हापुर शहर में जो लोग रहते हैं उनकी डिमांड है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट बढ़ाई जाए, जो आजू बाजू के गांव है उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लिया जाए। हम राज्यकर्ता होने के नाते हम यही कहना चाहेंगे कि निश्चित स्वरूप से म्युनिसिपल लिमिट बढ़नी चाहिए, लेकिन जिनको म्युनिसिपल में आना है उनको विश्वास में लेके ये लिमिट बढ़नी चाहिए। सिर्फ बिल्डर एसेंट्रिक म्युनिसिपल लिमिट हम बढ़ाना नहीं चाहते, बिल्डरों को फ़ायदा होता है इसलिए म्युनिसिपल की लिमिट बढ़ाना ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है कि वहाँ के लोगों को हम सुविधा देना चाहिए, हम वहाँ के लोगों की जो समस्या है वो कैसे उनको हल कर सके। अगर ये हमारा तय होता है तो निश्चित स्वरूप से गांव भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आने की कोशिश निश्चित स्वरूप से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी काम चल रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे तमाम गेस्ट भी थोड़े से सहमत लग रहे हैं आपकी बात से। लेकिन पाटिल जी, अब थोड़ा सा हम एग्रीकल्चर की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है कोल्हापुर, शुगर प्रोडक्शन, शुगर रिकवरी के लिए जानी जाती है। हम देख रहे हैं कि 13% हाईएस्ट शुगर रिकवरी का लेवल यहाँ पे कोल्हापुर ने कई सालों से जो है एक स्टैग्नेंसी आ गई है इस शुगर रिकवरी लेवल पर। इसको लेके क्या कोई काम किया जा रहा है? नहीं, स्टैग्नेंसी, इसको स्टैग्नेंसी नहीं कह सकते, ये रिकवरी अच्छी है, इसको मेंटेन करना चाहिए। स्टैग्नेंसी ये शब्द जरा उचित नहीं रहेगा, ये मेंटेन कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में हाईएस्ट रिकवरी जोन कोल्हापुर का हमारा रह चुका है। यहाँ की फर्टाइल लैंड इसके लिए है, यहाँ के किसानों के कष्ट है इसके बारे में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप कहीं जगह, गगनबावड़ा जैसा तालुका है जो पहाड़ों का तालुका माना जाता है, हाईएस्ट रेनफॉल पूरे देश में 3रे नंबर का हाईएस्ट रेनफॉल गगनबावड़ा में होता है। तो ये तालुका में भी आप देखेंगे 1000-2000 स्क्वायर फीट के आपको गन्ने के प्लॉट्स दिखाई देंगे। इसमें किसानों का कष्ट काफ़ी है कि खुद किसान यहाँ पे काम करते हैं। कोल्हापुर का आप देखेंगे तो 80% किसान खुद अपने खेत में काम करता है और अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो स्टैग्नेंसी नहीं, ये उत्पादन जो है हमारा वो बढ़ाने की कोशिश अभी हम कर रहे हैं। आज हमारा एवरेज जो है वो 35 से 40 टन तक एवरेज जो आता है वो हम कैसे 55 तक ले जा सके, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हम पाचट युक्त अभियान हमने शुरू किया। हम किसानों को कह रहे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग ज़्यादा करें ताकि ज़मीन में जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगले 5 साल में हमारी कोल्हापुर की कोशिश रहेगी कि आज जो हम 40 टन उत्पादन करते हैं वो 50 तक हमारा एवरेज कैसे जाए, ये हमारा गोल रहेगा। जी, इससे पहले कि यहाँ पर ब्रेक लें, पाटिल साहब एक सवाल मैं लेना चाहूँगा और उसमें यहाँ पर आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे कि आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक डेवलपर के फायदे के लिहाज से ऐसा कदम नहीं उठाया जाता, लेकिन म्युनिसिपल लिमिट जो कि 40 साल से स्टेगनेंट है, आपको नहीं लगता बढ़ाना ज़रूरी होगी? क्योंकि अगर ये लिमिट्स नहीं बढ़े, क्योंकि पॉपुलेशन का लोड बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, FSI लिमिट्स भी लगभग उतने ही है, बहुत बड़ा अंतर नहीं आ रहा, तो इससे कहीं प्राइसेस पर दबाव पड़ेगा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ेगा। तो आपको लगता नहीं कि जो लिमिट्स 40 साल से स्टैग्नेंट है, अब तो वक्त आ गया है कि तुरंत निर्णय लेके उस लिमिट्स को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए और उससे आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमाई भी बढ़ती है? नहीं, इसको दोनों साइड से देखना चाहिए। आज थोरात जी ने कहा कि आज जो नदी का प्रदूषण है उसके लिए आज हमारे शहरों का जो STP है, सीवेज है, वो आज हम पूरे नदी में छोड़ रहे हैं। आज जो शहर हम संभाल रहे हैं वो शहरों को हम कितना सुविधा दे रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। आज शहर में जो कचरा उत्पादन होता है उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या? आज शहर में 5 लाख की आबादी है, उसको हम पानी 24 घंटा दे रहे हैं क्या? आज शहर में हमारे 450 किलोमीटर के रास्ते हैं, वो हमने पूरे टार किए हुए हैं क्या? तो मैं वो दूसरे एंगल से देख रहा हूँ इसको। आप देखेंगे कि 10 साल पहले केंद्र शासन का धोरण अलग था
केंद्र शासन का दौर था कि हर एक गांव रास्ते से जुड़ना चाहिए, हर एक किसान अपने बल पे खड़ा रहना चाहिए। इस देश की पॉलिसीज ऐसी थी कि किसान और गांवों को जोड़ने का धोरण था। लेकिन यूपीए सरकार के माध्यम से पिछले 5 साल में आपने देखा कि पहली बार शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ की राशि दी गई। 1 लाख करोड़ रुपए बजट में JNNURM है, UIDSSMT है, ऐसी योजनाओं के माध्यम से पहली बार स्वतंत्रता के बाद में शहरों के विकास के लिए कोई बजट दिया गया। तो आज 5 साल में आप देख रहे हैं कि शहरों को पैसा मिल रहा है और शहरों का विकास हो रहा है। तो यही विकास का अगर दौर रहेगा तो निश्चित स्वरूप से गांव भी शहरों में आने के लिए उत्सुक रहेंगे। अगर उनकी समस्याओं को हल अगर होता है तो निश्चित स्वरूप से गांव भी शहरों में आने के लिए कोई ना कहने की कोशिश ना कोई नहीं कहेगा। जी चलिए, यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन अब चर्चा छिड़ी गई है तो लौटेंगे इस ब्रेक के बाद और थोराट साहब से अब इस पर राय लेंगे कि जो पाटिल साहब कह रहे हैं वो भी बात सही है, लेकिन दूसरा पक्ष जो इधर हमने रखा, क्या कैसे समन्वय बैठेगा इन दोनों चीज़ों में और किस तरह से चीज़ें आगे जाएंगी। हमारे तमाम गेस्ट इस पर राय लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया कोल्हापुर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है जिन्हें सॉल्व करके सुलझा कर हम बना सकते हैं कोल्हापुर को भारत का भविष्य का शहर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पाटिल जी से सिटी लिमिट एक्सटेंशन पर बात की और साथ ही शुगर रिकवरी के मुद्दे पर भी बात की है। थोराट साहब हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। थोराट जी, आपका क्या व्यू बनता है? जो बातें यहाँ पर पाटिल जी ने कही है, क्या आप उनसे सहमत हैं? सहमत है, लेकिन फ्यूचर के लिए देखना है। ये फ्यूचर सिटीज है हमारे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उनकी पॉलिसी में कोल्हापुर महाराष्ट्र का नेक्स्ट IT डेस्टिनेशन है। IT का अगर आप शेयर करने वाले तो आपको बढ़ाना पड़ेगा सिटी को। दूसरी बात है, आप सिटी लिमिट के बिल्डरों के फायदों के लिए नहीं बढ़ाते। उसके लिए अगर आपको मेट्रो ट्रेन चाहिए, आज न कल उनको मेट्रो ट्रेन वहाँ लानी पड़ेगी ही, तो मेट्रो ट्रेन के लिए आपने एक्वायर की है कि लैंड एक्विजिशन का आपको अब 4 गुना ज़्यादा देना पड़ता है जो नए कानून के हिसाब से, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। आपने कितना एक्वायर किया है? अगर मेट्रो ट्रेन लेनी है, अगर आपको सिटी बढ़ाने हैं तो वहाँ तो मॉल चाहिए। ये मॉडर्न, ये कैथेड्रल्स ऑफ कंज्यूमरिज्म एक ताज में, लेकिन लोग आएंगे कैसे? बम्बई से अगर उद्योजक आना है, वहाँ मॉडर्न लोग आने हैं कोल्हापुर जैसे शहर में, अब महाराष्ट्र का उसको अगर नंबर 1 का IT डेस्टिनेशन बनाना है तो आपको ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। ये चीज़ें करनी, क्योंकि मॉडर्न अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया देना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए दो राय नहीं है। दूसरी बात की एग्रीकल्चर की जो बात की उन्होंने, एग्रीकल्चर में देखिए कि 13% उनकी रिकवरी है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, ब्लैक रिच सॉइल है कोल्हापुर की, नो डाउट नंबर 1 है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पाड़ेकर काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग से अभी वहाँ की रिकवरी 16% है। अगर शुगर केन तो कोल्हापुर का नाम तो कम हो गया। वहाँ 16% आ रहे हैं और 100 टन लगभग ले रहे हैं वो लोग। 100 टन आना ही चाहिए, अभी 40 से 50 तक आना है। उन्होंने कह दिया कि जो पाचट है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो वही उसी मिट्टी में जाए, उससे ज़्यादा खाद बढ़े। ये अच्छी बात है, लेकिन बाहर अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसको भी कोल्हापुर ने देखना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात ये है, 100 साल पहले 1917 या 1919 की बात हो गई है, शाहू महाराज ने महिलाओं के खिलाफ जो क्रूरता होती थी उसके खिलाफ कानून किए। महिलाओं के अंतर जातीय अंतरधर्मीय जो विवाह होते, उसके लोकमान्य तिलक जी ने भी तब विरोध किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, लेकिन वो केंद्र का कायदा। शाहू महाराज ने पहले कानून बनाया महिला की तरक्की के लिए। आज कोल्हापुर की स्थिति ये है कि सब महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ जो स्त्री भ्रूण हत्या है वो कोल्हापुर में ज़्यादा है। 816 है रेशो, 816 हजार पुरुषों के पीछे 816। जो शाहू महाराज ने कि अभी राही सरनोबत की बात है, इंटरनेशनल स्टार है वो, शूटिंग में उन्होंने ये कर दिया। तो कोल्हापुर की महिलाओं में भी इतनी बड़ी ताकत है, भारत का नाम बढ़ा देती है।
और उसी स्त्री भ्रूण हत्या ज़्यादा है। इसके खिलाफ सोशल मूवमेंट भी होनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का सिर्फ काम नहीं, लोगों ने भी सोचना चाहिए। ये एक बात होती है। और दूसरी है, स्त्री अगर सुरक्षित नहीं, स्त्री के प्रति सम्मान नहीं है, तो फ्यूचर सिटी नहीं बन सकता। फ्यूचर सिटी में स्त्री को ज़्यादा से ज़्यादा ही होना ही चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर तो स्त्री नारी शक्ति की तो बात वाकई बिल्कुल सही है, और सिर्फ कोल्हापुर ही क्यों पूरे देश के लिए लागू होती है। अब कुछ और चीज़ों पर आते हैं चौहान साहब, और यहाँ पर आपसे भी कि कनेक्टिविटी की जो बात है, जो हमें भी महसूस हुई कि कोल्हापुर में जब हम आईटी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब वहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोड और ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एक वक्त होती थी, लेकिन वो आज के समय पे नहीं है। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से बिजनेस बहुत हैम्पर्ड हो रहा है एट द मोमेंट? जॉन साहब पहले। ऐसा है कि कोई भी बिजनेस अगर बढ़ाना है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी मस्ट है। अगर कोल्हापुर में देखा जाए तो लास्ट 5 साल से वहाँ एयरलाइन जो कनेक्टिविटी छोटी सी थी वो भी बंद हो गई। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स है या बड़े जो उद्योग है वो कोल्हापुर में नहीं आ सकते, क्योंकि बाय रोड बॉम्बे से कोल्हापुर जाना ये 6-7 घंटे का सफ़र है, और कोई भी वह उतना ये नहीं लेगा। तो हम बहुत साल से चाह रहे हैं सबको, अभी उसका चल भी रहा है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी ये सबसे मस्ट अहम है। एयर कनेक्टिविटी अगर आती है तो बड़े बड़े जो ग्रुप्स है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है वो आ सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेन की भी कनेक्टिविटी बहुत कम है। अगर आपने देखा तो कोल्हापुर में मिरज से ज़्यादा कनेक्टिविटी है, लेकिन कोल्हापुर से कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कोल्हापुर में एयर कनेक्टिविटी और ट्रेन की कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो और भी इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है। जी, क्या आपका भी यही मानना है? हाँ, एब्सोल्युटली, मैं सतीश जी के मत से सहमत हूँ। पिछले 3 साल से कोल्हापुर का एयरपोर्ट बंद है। इनिशियली वो एयरपोर्ट MIDC के पास था, उसके बाद कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास ट्रांसफ़र हो गया। अनफॉर्चुनेटली देयर आर वेरियस अदर रीजंस आल्सो, जिसकी वजह से एयरपोर्ट आज चालू नहीं है। ऑफकोर्स सतीश पाटिल साहब उसमें काम कर रहे हैं, वो भी उसमें अपडेट देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई नया ऑपरेटर आता है वहाँ पे, जैसे कि स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर है, और कोल्हापुर का कनेक्शन अगर बॉम्बे, बेंगलोर या अहमदाबाद जैसे सिटी से जुड़ जाता है, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट वहाँ पे तो एयर ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा। वो एयरलाइन कंपनी के लिए भी एक वायबल प्रोपोजिशन, एक अपॉर्चुनिटी है। वो देख सकते हैं कोल्हापुर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे। डेफिनेटली कोल्हापुर के डेवलपमेंट में वो एक मेजर फैक्टर होगा। एब्सोल्युटली। तो पाटिल जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का काम चल रहा है कनेक्टिविटी को लेकर? जाहिर तौर पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे तमाम दर्शकों को भी फील हो रही है, हमारे पैनल्स को भी फील हो रही है। किस हद तक काम शुरू हो चुका है? नहीं, आप पहले मैं थोरात जी ने जो कहा उसका उत्तर देना पसंद करूंगा। स्त्री भ्रूण हत्या में निश्चित स्वरूप से कोल्हापुर में हुई है। ये हमने जो नंबर्स हमारे पास आए इसके माध्यम से हम देख चुके हैं। पिछले 5 सालों में हमने काफ़ी इसके ऊपर प्रयोग किए हैं। काफ़ी कुछ हमने प्रशासन के माध्यम से लोगों में भी विश्वास पैदा किया, विश्वास निर्माण किया। कोल्हापुर में अभी ऐसी ग्राम पंचायती है, ऐसे NGOs है जो लड़की पैदा होने के बाद 5,000 रुपये खुद रखते हैं, और उनको लड़की होने का जो एक आनंद देने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमने एक नया बीच में, मेरे पास RDD डिपार्टमेंट भी है, हम एक नया बीच में एक सुझाव दिया था कि जहाँ पे लड़की पैदा होगी उसके घर में ग्राम पंचायत के सरपंच जाएंगे और उस माँ बाप का अभिनंदन करेंगे, ताकि एक समाज में जो एक अलग तरह का दिखने का जो नज़रिया है वो कम हो जाए। ये कोशिश हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। महाराष्ट्र शासन ने भी बीच में सुकन्या नाम की योजना निकाली है। जो BPL की फैमिलीज़ है उनके यहाँ लड़की होती है तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट रखी जाएगी, और 18 साल के बाद उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा एक स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला। तो ये थोरात जी ने कहा, वैसे समाज और शासन इन दोनों के माध्यम से ये आगे लेके जाना चाहिए। कायदे तो हमने काफ़ी बनाए हैं इसके बारे में, स्त्री भ्रूण हत्या रोकी जाए इसके लिए काफ़ी कायदे बनाए। बीच में MTP की ड्राइव हमने ली और इसमें काफ़ी डॉक्टर्स पे कार्रवाई की, मेडिकल शॉप्स पे हमने कार्रवाई करने की कोशिश की। आज मेट्रो की बात सभी जगह चल रही है, क्योंकि आज मुंबई में बैठ के सभी लोग मेट्रो, मोनोरेल इसकी बात करते हैं, लेकिन आज मेट्रो मुंबई में
हो सकती है, वहाँ पे इतना पैसेंजर लोड वहाँ पे निश्चित स्वरूप से उपयुक्त है। लेकिन आज हम रीजनल प्लान कोल्हापुर का बना रहे हैं। 25 साल के बाद कोल्हापुर कैसे रहेगा, इसके ऊपर एक रीजनल प्लान की कमेटी महाराष्ट्र ने बनाई हुई है। आज मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। तो ये रीजनल प्लान के माध्यम से हम ये सभी चीज़ों को नज़र में लाके अगले 25 साल में कोल्हापुर की प्रगति किस दिशा में होने वाली है, किस तरफ होने वाली है और इसके लिए क्या क्या सुविधा हम कोल्हापुर में देना चाहते हैं, इसके ऊपर निश्चित स्वरूप से ये रीजनल प्लान में हम विचार करने वाले हैं। फिर मेट्रो की बात हो, आगे जाके कई बड़ी चीज़ों की बात होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें डेवलपमेंट करना है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी के लिए हमने 2005 में एक कॉन्फ्रेंस, यहाँ की हमारे क्रीडाई है संगठन जिसके अध्यक्ष अभी गिरीश है, तो उस टाइम वो संगठन के अध्यक्ष और हम सब ने एक पूना में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें हमने करीबन 100 आईटी कंपनीज बुलाई थी। अभी आईटी कंपनीज का एक बीच में सर्वे निकला था कि देश में 2 टायर सिटीज़ कौन सी हैं जिनमें वो आना चाहते हैं। तो आज तो उनके सर्वे में कोल्हापुर आज तीसरे नंबर पे है। आज वो डेवलपमेंट चाहते हैं, मुंबई पुणे में स्टैग्नेंसी आ चुकी है, वो औरंगाबाद जाना चाहते हैं, नासिक जाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि वो कोल्हापुर में आ जाए। हमने बीच में इन्फोसिस से बात करके शिवाजी यूनिवर्सिटी और इन्फोसिस एक एग्रीमेंट करवाया जिसके माध्यम से हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स अभी यहाँ पे कर रहे हैं। लोगों को आईटी के लिए हम प्रवृत्त कर रहे हैं कि लोग आईटी के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ का आईटी एसोसिएशन है, उनसे बात करके एक अलग से जगह आईटी पार्क के नाम से हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो खुद आईटी पार्क डेवलप कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रशासन के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री कोई कोल्हापुर में खोलना चाहता है तो उसको 1 विंडो क्लियरेंस देने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज नेस्कॉम के प्रेसिडेंट से मेरी बात हो चुकी है, काफ़ी लोगों को मैं भी मिलता हूँ, तो आज आईटी इंडस्ट्री वैसे भी इकोनॉमिक स्लोडाउन में है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कोल्हापुर में कैसे ला जाए और लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें बड़ा हिंडरेंस जो है वो एयरपोर्ट एक बड़ा हिंडरेंस है। आज मैं विदर्भ एडवांटेज नाम का एक प्रयोग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने विदर्भ में किया था, वही हम कोल्हापुर में भी करने की कोशिश कर रहे तो एयरपोर्ट ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। पिछले सालों में महाराष्ट्र शासन ने सभी को बोल के जब इकोनॉमी वाज बूमिंग उस टाइम में लातूर हो, सोलापुर हो, नांदेड़ हो, कोल्हापुर हो, ऐसे जो 2 टायर शहर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे विमान की सुविधा देने की कोशिश निश्चित स्वरूप से की। लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से ये सभी जिलों की सुविधा बंद हो गई। हमारे यहाँ किंगफिशर अच्छी तरह से चल रहा था, किंगफिशर की क्या हालत हो गई ये मैं अच्छी तरह मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो पाटिल साहब, अभी हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आप बात सही है, इकोनॉमिक स्लोडाउन से यहाँ असर तो आया, लेकिन अब जबकि चीजें थोड़ी बेहतर हो रही हैं और कोल्हापुर को निश्चित तौर पे जरूरत भी, जैसा आपने कहा कि आईटी के लिए कितने बड़े प्लान्स हैं आपके और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी, तो उसके लिए एयर कनेक्टिविटी तो बिल्कुल जिसे कहेंगे मस्ट होनी चाहिए, तो वो जल्द से जल्द कब तक स्थापित हो पाएगी? नहीं, अभी मैं बताना यही चाहता हूँ कि पहले जो एयरपोर्ट था वो काफ़ी छोटा था। हमको 234 हेक्टेयर का लैंड हमने बीच में खरीद लिया। 80 करोड़ रुपए किसानों को देके हमने 234 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वी हैव परचेज नाउ। एंड ये एयरपोर्ट हम एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे चुके हैं। अभी डीजीसीए के पास अभी ये प्रपोजल हमारा पेंडिंग है कि जिसके माध्यम से हमें एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलेगा। और एक बार लाइसेंस, और मेरी लगातार कोशिश है, सब कोल्हापुर वासी जानते हैं कि हर हफ्ते मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ताकि मेरी भी इच्छा है कि कोल्हापुर का अगर फ्लाइट सर्विस शुरू हो जाए तो ये लोगों को बुलाने की सुविधा एक अच्छी तरह। मैं आज महाराष्ट्र में कहीं भी बोलता हूँ कि कोल्हापुर में आ जाइए, इंडस्ट्री शुरू कीजिए, तो पहला सवाल मुझे सभी लोग कहते हैं कि फ़्लाइट है क्या। तो ये मेरे लिए भी एक मार्केटिंग के लिए अच्छा रहेगा कि फ़्लाइट सुविधा। तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश है हमारी कि फ़्लाइट सुविधा जल्दी शुरू हो जाए और ये एयरपोर्ट बड़ा करने की भी कोशिश हम इसके माध्यम से कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया बात है और हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द कोल्हापुर में फ्लाइट की सुविधा हो, ताकि चाहे आईटी हो, चाहे फिर दूसरी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वहाँ पे टूरिज्म की क्यों ना बात हो, सबके लिए सुविधाजनक हो वहाँ पर आना जाना। तो इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और कविता जब ब्रेक से आएंगे तो जैसा हमने टूरिज्म का नाम लिया है, बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे, लाइटर मोड पर जाएंगे, शहर के बारे में जाने, कल्चर की बात करेंगे। कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया कोल्हापुर में आपका स्वागत है और अब हम बात करते हैं कोल्हापुर के टूरिज्म की। तो विपिन जी, आप जाके आए हैं कोल्हापुर, जाना चाहूंगी आपसे, आपने क्या क्या देखा? खासतौर से महालक्ष्मी जी का जो मंदिर है वो बहुत फेमस है कोल्हापुर में, क्या आप जा पाए वहाँ पर? वहाँ तो नहीं जा पाया, लेकिन सुना बहुत ज़्यादा, और जितना भी मैंने घूमा शहर या उसके आसपास के इलाके में, ये लगा ज़रूर कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आना चाहिए। आसपास छोटे छोटे हिल स्टेशन भी हैं, पनाला और ज्योतिबा मंदिर, ये सारी जगह काफ़ी घूमने लायक है। और अगर आप किसी डेस्टिनेशन पर भी नहीं जा रहे हैं तो एक फील गुड फैक्टर जरूर आता है कोल्हापुर में, और जो रास्ता है कोल्हापुर जाने का वो भी काफी खूबसूरत, यानी टूरिज्म एज ए सेक्टर काफी स्कोप है, बहुत स्कोप लगता है वहाँ पर। चलिए तो यहाँ पे हमारे मेहमानों से भी बात करते हैं। सबसे पहले गिरीश जी, टूरिज्म एज ए सेक्टर कितना डेवलप हुआ है और कोल्हापुर में कितना काम चल रहा है, आप क्या कहना है आपका? टूरिज़्म के लिए कोल्हापुर में काफ़ी कुछ पोटेंशियल है। रिसेंट डेज में डेवलपमेंट शुरू हुई है। हिस्टोरिकल सिटी है, जैसे वहाँ पे विपिन जी ने बताया, महालक्ष्मी मंदिर है, ज्योतिबा पनाला हिल स्टेशन से, पैलेसेस है, पैलेसेस भी देखा होगा आपने शायद, न्यू पैलेस है, जू है। इसके अलावा थोड़ा नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छा है। जैसे कोल्हापुर से 20-30 किलोमीटर आप आउटस्कर्ट में जाओगे तो बरकी का धबधबा एक है, वाटरफॉल है वहाँ पे, और काफ़ी कुछ अंबोली जैसा हिल स्टेशन है, अच्छा है। थोड़ा कोल्हापुर फिर भी एक्सप्लोर किया जा सकता है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। कोल्हापुर का फूड कल्चर काफ़ी अच्छा है। कोल्हापुरी फूड के बारे में हर बार हम बात करते हैं, कोल्हापुरी तांबड़ा पंडा रसा, पीपल आर वेरी मच फूडी इन कोल्हापुर। वहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से थोड़ा अगर अट्रैक्शन और क्रिएट किया जाए, जैसा कि अभी हम देखते हैं कोल्हापुर में जो टूरिस्ट आते हैं उनका स्टेइंग टाइम जनरली 1-2 दिन का है। अगर वहाँ पे कुछ मैन मेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्रिएट किए जाए तो मुझे लगता है कि और थोड़ा ज़्यादा देर तक अगर टूरिस्ट रह सकेंगे तो सिटी को डेफिनेटली वहाँ से फायदा मिल सकता है। विपिन जी, प्रमोट करने की जरूरत है। मुझे भी यही लगता है। चौहान साहब, आपको लगता है कि अभी जो सिटी के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ठीक है आपके पास चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप लोगों को बुलाएं, वो वहाँ ठहरें, उनकी उचित व्यवस्था हो और बाकी कुछ सुविधाएं जो शॉपिंग वगैरह करने की, लगता है अभी उस लेवल पे सिटी में पर्याप्त चीज़ें हैं या अभी और विकास की ज़रूरत है उस, अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं? देखिए, अगर कोल्हापुर में आपने देखा तो कोई भी वेकेशंस हो तो कोल्हापुर में बहुत भीड़ हो जाती है, तो चाहे वो महालक्ष्मी मंदिर हो या जो कुछ टूरिज्म प्लेसेस है। वैसे अभी साहब ने बताया बहुत सारे ऐसे जगह हैं, वहाँ लोग जाते हैं विजिट के लिए और बहुत अच्छा शहर है। लेकिन यहाँ होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा अगर टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है। होटल इंडस्ट्री, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे अभी साहब ने बताया वो बोल रहे एयर कनेक्टिविटी, तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाए और थोड़ा कोल्हापुर को जैसे ऑल शहर को जैसे प्रमोट कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, बाकी के माध्यम से, वैसे अगर कोल्हापुर के सब जो टूरिस्ट प्लेस है उसको और कोल्हापुर को अगर प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली कोल्हापुर एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस बन सकता है। राइट। तो यहाँ पर हम पाटिल साहब से भी ले लेते हैं। पाटिल साहब, मुझे लगता है आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, क्योंकि महालक्ष्मी मंदिर जैसा हमें एक आंकड़ा पता, हर लाख 5 लाख श्रद्धालु आते हैं हर महीने, और नवरात्र जैसे उत्सव के दौरान तो 15 से 20 लाख इनकी पहुंच जाती है तादाद। तो आपको लगता है कि इस शहर के अंदर टूरिज्म को भी एक कमर्शियल लेवल पर डेवलप करने का स्कोप है ताकि नए रोजगार, आमदनी, तमाम चीज़ों में इजाफा हो? नहीं, निश्चित स्वरूप से कोल्हापुर पहले से टूरिस्ट अट्रैक्शन रह चुका है, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ से गोवा 200 किलोमीटर दूर है, यहाँ से रत्नागिरी 125 किलोमीटर है, तो यहाँ से सी शोर हमारे लिए 125 किलोमीटर दूर है। ये कोल्हापुर, मैंने कहा, जियोग्राफिकली एक अहम शहर है, क्योंकि यहाँ पे आपको हिल स्टेशन मिलेगा, हेवी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण काशी जिसको माना जाता है वो महालक्ष्मी का मंदिर कोल्हापुर में, और पूरे देश में से लाखों भाविक इस महालक्ष्मी के दर्शन के लिए आते हैं।
अभी महालक्ष्मी मंदिर का पूरा एक तीर्थ क्षेत्र का प्लान हमने बनाया है, करीबन 130 करोड़ का, जिसको शासन ने मान्यता दी है। और इसके माध्यम से वहाँ के जो 3 किलोमीटर का जो परिसर है वो पूरा हम डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे नो व्हीकल जोन बनेगा, लोग चल के वहाँ पे आ सकते हैं, पूरी सुविधा वहाँ पे उन लोगों को दी जाएगी। प्रसाद की सुविधा हो, चप्पल रखने से लेके लोगों की आश्रमशाला तक की सब सुविधा। एक उसमें हम दर्शन का मंडप बना रहे हैं, जहाँ लोग दर्शन के लिए जो लाइन में खड़े रहते हैं उसके लिए एक मंडप बना रहे हैं। तो ये काफ़ी डेवलपमेंट हम इसके कर रहे हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि महालक्ष्मी मंदिर आज शहर के बीच में है। इसका डेवलपमेंट करना है तो आजू बाजू काफ़ी लोगों के इंक्रोचमेंट्स हैं। काफ़ी लोग 100 साल से मंदिर के इतिहास के तब से वहाँ पे रह रहे, तो उनको समझाना, उनको इसके लिए राजी करना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बाहर से आने वालों की सुविधाओं के लिए जितने बोर्ड लगा सकते हैं हम बोर्ड लगा रहे हैं, सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पाटिल साहब, तो बहुत अच्छा है। मैं माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। बताना चाहता हूं कि डेक्कन ओडिसी जो निकलती है, काफी फॉरेनर्स जो आते हैं वो डेक्कन ओडिसी हमारे कोल्हापुर में रुकती है। यह हमारे लिए एक बहुत टूरिज्म अट्रैक्शन है। तो ये डेक्कन ओडिसी के माध्यम से भी इंटरनेशनल टूरिज्म हमने ऑलरेडी उसको आकर्षित किया है। तो काफी दाजीपुर अभयारण्य है, सेंचुरी जो है दाजीपुर, वहाँ पे भी अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नया गेस्ट हाउस बनाया है। जी बिल्कुल पाटिल साहब, माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। बहुत सारा ये काम आपने किया है इसके लिए ताकि एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम कार्यक्रम के समापन की तरफ आ गए, तो इस चर्चा को विराम देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी मेहमानों से हम एक 30-30 सेकंड की राय चाहेंगे कि वो कौन से मुख्य पहलू हैं जिनको लेकर हम इस शहर को, जो हमने मुद्दा उठाया फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया का, वो बना ले। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। 30 सेकंड में जानना चाहेंगे आपकी प्राथमिकता में वो 3 या 4 काम जो आप सबसे पहले कर देना चाहेंगे शहर के लिए। मैं चाहूँगा कि एयरपोर्ट ये मेरा प्रायोरिटी रहेगा। दूसरा, कोल्हापुर को पानी अच्छी तरह से मिलना चाहिए। कोई भी शहर का आरोग्य अगर सही रहता है तो पानी की वजह से आरोग्य उसका रह सकता है। रेल कनेक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोल्हापुर से कोकण रेल ये जोड़ दिया जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी। और महिलाओं के लिए ये सुरक्षित शहर है। ये चार चीजें हम बिल्कुल, यानी कनेक्टिविटी और विमेन सेफ्टी पहले आपके एजेंडे में है। थोराट साहब, आपको क्या लगता है मेजर चैलेंजेस हैं जिनको तुरंत ओवरकम कर देना चाहिए? छोटी सी बात है कि अब लैंड एक्विजिशन की बात पाटिल साहब ने कही, लेकिन जब आएगा लैंड एक्विजिशन बहुत डिफिकल्ट है। अभी क्या है कि हम गए थे श्रीलंका की क्रिकेट की टीम को लेकर गए कि वहाँ मैच आधा रुकवाना पड़ा क्योंकि जल्दी से जल्दी टेक ऑफ करना था और लाइटिंग के अरेंजमेंट नहीं है। उजराईवाड़ी जो एयरपोर्ट है ना, अगर वो पहले लाइटिंग अरेंजमेंट कर दे तो भी एयर स्ट्रिप का ज़्यादा उपयोग हो सकता है। ये एक बात है। दूसरी, कोल्हापुर में पहले से चाय बनती थी, वो एलिट के लिए बनती थी। महाराजा बड़ौदा वही चाय पीते थे। पनाड़ा का टेरेस फार्मिंग पे था, वो खत्म हो गई। वो कोल्हापुर ने पूरा खुदा है। दूसरी बात है कि ये जो उद्योजक आते हैं ना, उनको आप क्रिमिनल और शार्प शूटर ना समझिए। उनको ये खास करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको समझता है, पॉलिटिकल लीडरशिप कम समझिए, लेकिन उनको ये वेल क्रिएटर है, इसके लिए उनकी इज्जत करें। बिल्कुल 30 सेकंड है। चौहान साहब, आपकी राय। अगर कोल्हापुर को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, तो वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है उसके ऊपर बहुत बात हुई है अपनी एयर कनेक्टिविटी की। बट बात आती है लैंड एक्विजिशन की, जहाँ MIDC की लैंड पूरी ख़त्म हो चुकी है और अगर प्राइवेट लैंड लेना है तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ जो बनाए गवर्नमेंट ने, बहुत बड़ी पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट करने में अगर गवर्नमेंट ने ये किया, तो अगर वो इंडस्ट्रियल कन्वर्जन की पॉलिसी हो या बाकी के लाइसेंस की हो, अगर सिंगल विंडो किया तो और भी इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। गिरीश जी, फाइनल वर्ड साहब। बाकी बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे उठे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुए। मैं सिर्फ 3 ही मुद्दे लेना चाहूँगा। एक, सिटी लिमिट एक्सटेंशन। दूसरा, 1-2 नया इंडस्ट्रियल एरिया MIDCs आनी चाहिए, बहुत दिनों से बात चल रही है, बना कुछ नहीं है। और तीसरा, IT सिटी। कोल्हापुर इज अ नेक्स्ट IT डेस्टिनेशन। पुणे के बाद कोल्हापुर का विकास होना चाहिए IT के हिसाब से। बहुत चर्चा हो रही है लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा।
तो ये 3 मुद्दे अगर हो जाए तो कोल्हापुर डेफिनेटली एक फ्यूचर सिटी बन सकती है। चलिए, तो बिल्कुल। आपने यहाँ पर जो मुद्दे उठाए, हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन पे काम मुद्दों शुरू पे हो काम जाए। शुरू और हो मेरे जाए। ख्याल से ओवरऑल चर्चा जो निकल कर आया है विपिन जी, विकास की कहानी लिखनी शुरू हो चुकी है कोल्हापुर में, अपनी प्रगति की तरफ जो है ये मुड़ चुका है। जी, तो आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया, और साथ में मंत्री जी आपका भी उम्मीद करेंगे आपसे भी कि जो तमाम मुद्दे आए उन्हें जल्द से जल्द आप एड्रेस करेंगे। और इसी के साथ अब फ्यूचर सिटी ऑफ कोल्हापुर में वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, इस उम्मीद के साथ कविता कि आने वाले वक्त में आज जो यहाँ पर बातें हुई हैं वो सभी सार्थक होंगी और ये शहर देश के अग्रणी शहर में शामिल होगा। हमें हमारे ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।